वेलकम बैक एवरीवन। 88 टेस्ट कंप्लीट हो गए थे यूपी पीसीएस के और यह है प्रैक्टिस सेट नंबर 89। ठीक है, प्रैक्टिस सेट कह लो इसको या रिवीजन टेस्ट कह लो, क्योंकि उत्तर तो इसका जो है टिक लग रखा है। तो ये सारे के सारे प्रश्न पहले पूछे गए हैं यूपी पीसीएस की अपर और लोअर सबऑर्डिनेट की परीक्षा में। ठीक है, यानी अपर पीसीएस और लोअर पीसीएस में। चलिए देखते हैं इनको, प्रैक्टिस करते हैं। कुछ एक्सप्लेन करेंगे जो दूसरे स्टेटमेंट दे रखे होते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 पर आ जाइए। मानव शरीर में निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि यानी ग्लैंड अंतःस्रावी एवं बहिस्रावी दोनों ही प्रकार की ग्रंथि है? या इसको दूसरी तरह से पूछा जाता है प्रश्न कि इनमें से कौन सी ग्रंथि अंतःस्रावी और बहिस्रावी ग्रंथि की तरह कार्य करती है या व्यवहार करती है। मतलब इंग्लिश में इसको कहते हैं एंडोक्राइन और हेक्सोक्राइन। एंडोक्राइन और हेक्सोक्राइन ग्लैंड की तरह कौन सी ग्लैंड काम करती है? वो है अग्नाशय। इंग्लिश में बोलते हैं इसको पैनक्रियाज। ठीक है, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? अग्नाशय ग्रंथि। अगर मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि आ जाए तो वो कौन सी है? वो है यकृत। कौन सी है? यकृत यानी लिवर। ठीक है, एड्रिनल ग्लैंड से निकलता है एड्रिनलिन हार्मोन्स, जिसको फाइट और फ्लाइट हार्मोन्स भी कहते हैं, उड़ो और लड़ो हार्मोन। थायराइड ग्लैंड है, थायराइड से निकलता है थायरोक्सिन। क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से किस पदार्थ में कैल्शियम विद्यमान है? तो ये 4 ऑप्शन थे, इनमें कैल्शियम किस में विद्यमान होता है? जिप्सम में कैल्शियम विद्यमान होता है। ठीक है, और जिप्सम का फॉर्मूला क्या है? CaSO4.12H2O। अब देखिए, जिप्सम में जो है 16 से 19% होता है कैल्शियम, 13 से 16% होता है इसमें सल्फर, और इसका उपयोग जो है क्षारीय भूमि सुधार हेतु मृदा सुधारक के रूप में खेत की मिट्टी की जांच रिपोर्ट में जिप्सम की आवश्यक मात्रा के आधार पर किया जाता है। ठीक है, जीआर वैल्यू के आधार पर। खेत में जिप्सम मिलाते हैं, या तो बुआई से पहले मिला लो या बुआई के समय मिला लो। तो क्या होता है इससे? तिलहन में वृद्धि होती है, तेल की मात्रा में वृद्धि होती है, दालों में प्रोटीन की मात्रा में वृद्धि होती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 है, इकोसिस्टम के संबंध में निम्न में से कौन सा सही है? इकोसिस्टम प्राथमिक उपभोक्ता उत्पादक पर न्यूनतम स्तर से आश्रित हैं। देखिए, इकोसिस्टम मान लो या पारितंत्र मान लो, सबसे नीचे होते हैं इसमें उत्पादक। उत्पादक क्या होते हैं? हरे पेड़ पौधे जो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में अपना भोजन बनाते हैं। इसके ऊपर होते हैं प्राथमिक उपभोक्ता। प्राथमिक उपभोक्ता ये होते हैं शाकाहारी जंतु जो इनको खाकर अपना जीवन व्यतीत करते हैं, जीते हैं। प्राथमिक उपभोक्ता के ऊपर होते हैं द्वितीयक उपभोक्ता, ये मांसाहारी होते हैं, छोटे मांसाहारी जो इनको खाते हैं। ठीक है, जो इनको खाते हैं या इनको खा सकते हैं, और इसको भी कुछ परसेंट में खा लेते हैं कोई कोई। सबसे ऊपर रहते हैं तृतीयक उपभोक्ता या उच्च मांसाहारी, तो ये प्राथमिक को भी खा सकते हैं और इनको भी खा सकते हैं। इसके ऊपर रहते हैं अपघटक मतलब डिकम्पोज़र, तो ये मर गया, ये मर गया, ये मर गया, या पौधे भी मर गए, मृत हो गए, तो सबको सड़े गले पदार्थों में जो है जितने भी होते हैं इनको ये तोड़ते हैं, डिकम्पोज कर देते हैं, खाद बना देते हैं, और यही खाद जो है मिट्टी में चली जाती है, फिर वहाँ से पौधे जो है उस खाद को ग्रहण करते हैं। तो ये पूरा प्रोसेस जो है पारिस्थितिक तंत्र का चलता रहता है। अब पहला स्टेटमेंट क्या है? प्राथमिक उपभोक्ता उत्पादक पर न्यूनतम रूप से आश्रित हैं। तो न्यूनतम रूप से नहीं आश्रित हैं, अधिकतम रूप से आश्रित हैं। प्राथमिक उपभोक्ता मतलब शाकाहारी जंतु। अब शाकाहारी जंतु घास नहीं खाएगा तो क्या खाएगा? मतलब पेड़ पौधों को नहीं खाएगा तो क्या खाएगा? मांस तो खा नहीं सकता वो। उत्पादक का मतलब पेड़ पौधे, तो अधिकतम रूप से आश्रित हुए ना, इसलिए ये वाला गलत है। प्राथमिक उपभोक्ता उत्पादकों से अधिक होते हैं। देखिए, उत्पादक मतलब हरे पेड़ पौधे कहीं ज़्यादा होते हैं, प्राथमिक उपभोक्ता यानी शाकाहारी जंतु कम होते हैं इनकी तुलना में। उत्पादक प्राथमिक उपभोक्ता से अधिक हैं, तो ये वाला करेक्ट है, मतलब हरे पेड़ पौधे शाकाहारी जंतुओं से तो अधिक है ना। आखिरी क्या है? द्वितीयक उपभोक्ता अधिकतम होने के साथ साथ बहुत शक्तिशाली भी हैं। देखिए, बहुत शक्तिशाली तो तृतीयक उपभोक्ता है। ठीक है, अधिकतम तो नहीं है, क्योंकि अधिकतम तो उत्पादक हैं, इसलिए ये भी गलत है। क्वेश्चन नंबर 6 है, सुपोषण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है?
सुपोषण यह जल निकाय के पोषक तत्व संवर्धन की घटना है। यह जल में घुलित ऑक्सीजन को कम कर देता है। सुपोषण या यूट्रिफिकेशन इसको बोलते हैं। सुपोषण का मतलब है कार्बनिक पदार्थों की मात्रा जल में या तालाब में अधिक हो जाने के कारण जो शैवाल है तो है ना, शैवाल एल्गी, वो अधिक वृद्धि करने लगते हैं। फिर गुच्छा छत्ता सा बन जाता है उनका, मतलब पूरे पानी में जो है शैवाल ही शैवाल, शैवाल ही शैवाल। ठीक है। अब क्या करेंगे, जितने अधिक होगा तो वो क्या करेंगे, जो जल में घुलित ऑक्सीजन होगी उसको ग्रहण करेंगे। ठीक है, जल का फ्लो भी रुक जाएगा। अब जल में ऑक्सीजन कम हो जाएगी तो मछलियाँ मरने लगेंगी। तो सुपोषण इसको बोलते हैं और ये इम्पोर्टेंट है, पूछ लिया जाता है। फिलहाल दोनों के दोनों करेक्ट हैं बिल्कुल। जल में घुले तो ऑक्सीजन कम होने लगती है, सी। अगला प्रश्न जो है वो है निम्नलिखित कथनों में से कौन सा गलत है। भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जातीय विविधता में वृद्धि होती है। तो पहले ही गलत है, वृद्धि थोड़ी होती है, कमी होती है। देखिए यह अपनी सुंदर सी पृथ्वी, बीच से एक रेखा खींच दो 0 डिग्री, ये हो गई इक्वेटर या हिंदी में बोलते हैं इसको भूमध्य रेखा। ऊपर का हो गया उत्तरी गोलार्ध यानी नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, नीचे का हो गया दक्षिणी गोलार्ध यानी साउदर्न हेमिस्फीयर। तो यहाँ है क्या, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र है ये 0 डिग्री का। यहाँ रेनफॉल भी है, यहाँ सनलाइट भी है अधिकतम। तो बिल्कुल जो है जानवरों के लिए पर्याप्त वातावरण है। इसके ऊपर चले जाओगे थोड़ा तो यहाँ आ जाएगा क्या, यहाँ जाएगा मेडिटेरियन जलवायु। और इसके ऊपर जाओगे तो सबसे ऊपर यहाँ हो जाएंगे पोल्स, मतलब यहाँ शीत मिलेगी। यहाँ मेडिटेरियन, यहाँ शीतोष्ण, यहाँ सबसे ऊपर शीत हो जाएगी। तो जाति विविधता यहाँ अधिक होगी या यहाँ अधिक होगी, यहाँ तो कम होगी ना ऊपर, तो घटती जाती है भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर, बढ़ती नहीं है, याद रखना। गलत है। उष्णकटिबंधीय शीतोष्ण क्षेत्रों की अपेक्षा अधिक जातियों को आश्रय देते हैं। बिल्कुल, ये जो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र है 0 डिग्री वाला, इक्वेटर वाला, अमेजन वाला, यहाँ अधिक जाति विविधता है, पर्याप्त मात्रा में सनलाइट है, रेनफॉल है, ठीक है, वर्षा होती है। अब इसके ऊपर आ जाएगा ये मेडिटेरियन भूमध्य सागरीय वाला, इसके ऊपर शीतोष्ण है। तो शीतोष्ण इससे कहीं ज़्यादा है यहाँ पर, इसलिए जो दूसरा वाला स्टेटमेंट है ये करेक्ट है। विशालतम जैव विविधता अमेजन वर्षा वनों में पाई जाती है, ये भी सही है। और जैव विविधता शीतोष्ण क्षेत्रों से ध्रुवों की ओर घटती जाती है। तो फिर से यह है भूमध्य सागर, मतलब उष्णकटिबंधीय क्षेत्र। इसके ऊपर यहाँ सहारा वहारा डेजर्ट आ जाएगा, उसके ऊपर भूमध्य सागरीय क्षेत्र आ जाएगा मेडिटेरियन। इसके ऊपर है शीतोष्ण, और शीतोष्ण में सबसे ऊपर है ध्रुव, मतलब बर्फ़ जमी हुई है यहाँ भी और नीचे भी यही हाल है। तो यहाँ तो बहुत कम गिने चुने हुए ना जानवर, इससे ज़्यादा थोड़े नीचे हट के यहाँ पे होंगे शीतोष्ण में। तो सही है। अगला क्या प्रश्न पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सा वायु प्रदूषण के जैविक सूचक का प्रसिद्ध उदाहरण है। देखिए एक प्रश्न पूछा जाता है कि वायु प्रदूषण जैविक सूचक या फिर अम्ल वर्षा सूचक यानी एसिड रेन इंडक्टर। तो ये लाइकेन के प्लांट होते हैं। प्रश्न इंपॉर्टेंट है, पूछ लिया जाता है। तो अम्ल वर्षा सूचक कौन सा, लाइकेन का पौधा। वायु प्रदूषण सूचक के रूप में काम करता है लाइकेन का पौधा। कैसे करता है, मतलब मुरझाने लगता है। तो ये इंडिकेट करता है कि यहाँ वायु प्रदूषण है या अम्ल वर्षा होती है। क्वेश्चन नंबर 10 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। समुद्री जल यानी अलवणीकरण, पेयजल यानी प्रतिलोम पराशरण, प्रोटीन यानी विकृतीकरण, और चाय के सामने लिखा है पाश्चुरीकरण। तो यहाँ आपका बाउंसर भी मार रहा है ना, ऊपर से समझ में नहीं आ रहा है कि क्या मिलान करना है। तो चाय का पाश्चराइजेशन तो होता नहीं है, दूध का होता है ना, एक निश्चित डिग्री पर गर्म करके फिर ठंडा करते हैं कुछ समय के लिए। तो ऐसे भी प्रश्न पूछे जाते हैं, आराम से कट जाएगा। चौथा गलत है। क्वेश्चन नंबर 12 पर आ जाइए। गैस जो धान के खेत से उत्सर्जित होती है तथा भूमि के तापमान में वृद्धि करती है, कौन सी है वो है मीथेन। कौन सी है, मीथेन, धान के खेतों से निकलती है। एक गैस है यहाँ पर नाइट्रोजन यानी N2 वायुमंडल में सबसे अधिक पाई जाती है 78%। ठीक है। और जो पौधे होते हैं वो वायुमंडल से नाइट्रोजन ग्रहण करके उसको नाइट्रेट में परिवर्तित करते हैं। एक गैस है यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2। CO2 सबसे ज़्यादा ग्रीन हाउस प्रभाव में योगदान देने वाली गैस है। ठीक है। एक गैस है यहाँ पर CO, मतलब कार्बन मोनोऑक्साइड। ये कहाँ से निकलती है, ये निकलती है ऑटोमोबाइल से, मतलब वाहन से।
और ये जब ज़्यादा अगर होती है, वायु प्रदूषण करती है, तो उसमें क्या होता है, इसमें जो हमारे रुधिर के अंदर हीमोग्लोबिन है ना, उसके साथ ये घुल जाती है बड़ी आसानी से, और ब्लड के हीमोग्लोबिन में घुलकर ये एक विषाक्त पदार्थ का निर्माण करती है जिसका नाम है कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का सचिवालय वर्तमान में निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? तो इसको नई दिल्ली लाकर गलत मत कर देना, ये गुरुग्राम के हरियाणा में है। ठीक है। 100% सौर ऊर्जा पर चलने वाला भारत का पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? कौन सा है? दमनदीप। ठीक है, याद रखना इसको, पुराना करंट है लेकिन इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 17 पर आ जाइए। निम्नलिखित घटनाओं को उनके प्रारंभ के कालानुक्रम में व्यवस्थित करें और नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन करें। तो आजकल बड़ा ही इम्पोर्टेंट हो गया है ये प्रोजेक्ट टाइगर और प्रोजेक्ट हाथी, सॉरी। और प्रोजेक्ट टाइगर तो हमेशा से इम्पोर्टेंट है। कब हुआ था? तो उत्तराखंड के कॉर्बेट नेशनल पार्क में सबसे पहले शुरू हुआ था, जिम कॉर्बेट में 1973 में। जैव विविधता अधिनियम याद ही होगा 2002 में, और वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972। ये तीनों के तीनों इंपॉर्टेंट है। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम हो गया, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम हो गया, वन संरक्षण अधिनियम हो गया, तीनों पता होना चाहिए आपको, कई बार बताया। तो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972, इसके बाद आ जाएगा प्रोजेक्ट टाइगर 1973। फिर प्रोजेक्ट एलिफेंट को कुछ सोचते हैं कि ये पुराना होगा 60 वाट के टाइम का, तो उतना पुराना नहीं है, 1992 का है। और इन सबसे नया है इन सब में जैव विविधता अधिनियम 2002। तो बी सबसे लास्ट में होना चाहिए, मतलब 2 सबसे लास्ट में होना चाहिए। तो 1 3 इस तरह से बी आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, एलिमिनेट हो जाता क्या किसी से? वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972, यहाँ पर यही सबसे पहला है, तो 1 को सहूलियत है मारने में। इसके बाद 2 दे दिया, तो जैव विविधता 2002 की बात की है, तो इसको एलिमिनेट करके बी आंसर है इसका। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के दिए गए कूट से जो है सही उत्तर का चयन करना है। ये तो यूपी पीसीएस का फेवरेट है, बहुत पूछते हैं इसको। उष्णकटिबंधीय चक्रवात और उनसे संबंधित देश। बिली बहुत पूछा जाता है, टाइफोन बहुत पूछा जाता है, हरिकेन बहुत पूछा जाता है। तो बिली ऑस्ट्रेलिया का है, टाइफून है जापान का, हरिकेन है यूएसए का, और बगुइयो है फिलीपींस। निम्नलिखित में से कौन सा एक नगर साइबेरियाई रेल मार्ग पर अवस्थित नहीं है? साइबेरियाई रेल मार्ग पर चित्ता भी अवस्थित है, ओमास्क भी अवस्थित है, कजान भी अवस्थित है, सोची अवस्थित नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? एक बार फिर से आ जाइए। यह है पवन, इम्पोर्टेंट है, और यह है देश। कौन सी कहाँ बहती है बताइए? सांता आना कैलिफोर्निया में बहती है, और हबूब सूडान में बहती है, यामो जापान में बहती है, और मिस्ट्रल ऑस्ट्रेलिया में नहीं बहती, फ्रांस में बहती है। और मिस्ट्रल ठंडी है या गर्म? ठंडी पवन है। ये कहाँ बहती है? फ्रांस में। तो सांता आना कैलिफोर्निया में, हबूब सूडान में, यामो हो गई जापान में। जैसे पवने हैं ना, ऐसे ही हैं जलधाराएं, वो भी इम्पोर्टेंट है, कौन सी ठंडी कौन सी गर्म। तो देखिए, मिस्ट्रल जो है एक कठोर ठंडी पवन है जो दक्षिणी फ्रांस में उत्तर पश्चिम दिशा से उत्तरी भूमध्य सागर क्षेत्र में लियोन की खाड़ी की ओर बहती है। तो यूरोप में हो गई, वहाँ लिखा था, महाद्वीप ही चेंज कर रखा था, ऑस्ट्रेलिया लिख रखा था। क्वेश्चन नंबर 33 है, मतलब नेक्स्ट प्रश्न है इसी की रेंज में। भारत के उत्तर पश्चिमी मैदान में पश्चिमी विक्षोभ से जाड़े में होने वाली वर्षा की मात्रा क्रमशः कम होती है। यह है अपना प्यारा भारत। यह है, अब ये बात कर रहा है उत्तर पश्चिमी मैदान की, उत्तर पश्चिमी ये वाले पार्ट की। तो सर्दियों में होने वाली जो वर्षा है, तो मतलब इधर ही ज़्यादा होगी। अब यानी ये पश्चिम हो गया, ये मतलब वेस्ट हो गया, ईस्ट हो गया। तो पश्चिम से पूरब की ओर ये घटती जाएगी। तो पश्चिम से पूरब की ओर कम होना पूछा है ना, कम होती जाती है, तो ये बी सही हो जाएगा इसका आंसर। निम्नलिखित में से किस नदी के ऊपरी भाग में, ऊपरी मार्ग में मीठे जल का और निचले भाग में खारे जल का प्रभाव मिलता है? ये नदी भी इम्पोर्टेंट है, लूनी इसका उत्तर है, ये पूछी जाती है। ठीक है, ऊपरी पार्ट में इसको मीठा जल, निचले भाग में जो है खारी हो जाती है ये।
मोरीबंद डेल्टा निम्नलिखित में से किस डेल्टा का एक उपविभाग है? मोरीबंद डेल्टा किस डेल्टा का उपविभाग है? ये बंगाल डेल्टा का। बी सी है आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, कौन सा गलत है? दाम, हिस्ट्री का प्रश्न है कोई। तांबे की मुद्रा को दाम कहा जाता था। देसाई देसाई होता था राजस्व अधिकारी। दीवान दीवान प्रांतीय राजस्व प्रमुख होता था, ये भी सही है। जरीब जो है, जरीब ये लेखपाल पटवारी लोग इस्तेमाल करते हैं, कर नहीं है ये जरीब। जरीब जो है ज़मीन नापने का जो है एक फीता कह सकते हैं इसको, वो भी लोहे का जरीब, चेन जैसा। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करना है। नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन करना है। मुल्ला दाऊद रचनाकार हो गया, दामोदर कवि रचनाकार हो गया, सोमनाथ रचनाकार हो गया, अमीर खुसरो, और ये हो गई रचनाएं। तो चंदायन किसने लिखी है? चंदायन इसी की है, मुल्ला दाऊद की है इनकी। आशिका, आशिका इम्पोर्टेंट है, पूछी जाती है। अमीर खुसरो की आशिका। और पद्मावती कथा है दामोदर कवि की। और राग विबोध है सोमनाथ का। ठीक है, तो डी का 2 एक से एलिमिनेट हो जाता अगर आशिका पता होता अमीर खुसरो की है क्या। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करना है और सूचियों को नीचे दिए गए कूट की सहायता से मिलान करना है। राजवंश हैं और राजधानियाँ बहुत पूछी जाती है। मदुरई तो पांड्य राज्य की है। वारंगल काकतीय की है। देवगिरी किसकी है? यादवों की। और कांची है पल्लवों की। इम्पोर्टेंट है ये। मनसबदारी व्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? मनसबदारी व्यवस्था राज्य के कुलीन वर्ग से संबंधित थी जिसे अकबर ने प्रारंभ किया। और मनसबदारी का पद पैतृक था। ये पहला वाला करेक्ट है, पैतृक थोड़ी था मनसबदार का पद, गलत है दूसरा वाला स्टेटमेंट। ठीक है, तो देखिए मनसब फारसी भाषा का शब्द है मनसब, और इस शब्द का अर्थ क्या है? पद, दर्जा या फिर ओहदा। देखिए जिस व्यक्ति को सम्राट मनसब देता था उस व्यक्ति को मनसबदार कहा जाता था। अकबर ने अपने प्रत्येक सैनिक और असैनिक अधिकारी को कोई ना कोई मनसब यानी पद अवश्य दिया। इन पद को उसने जात या सवार नामक 2 भागों में विभाजित किया था। तो पैतृक नहीं था मनसबदार का पद, याद रखना। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर आ जाइए। निम्नलिखित घटनाओं को कालानुक्रम व्यवस्थित करना है और बड़ी ही रोचक घटनाएं हैं, बड़ी ही इम्पोर्टेंट घटनाएं हैं। पूना पैक्ट 1932 में, गांधी इरविन समझौता 1931 का है 5 मार्च 1931, क्रिप्स मिशन 1942 और सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930। ठीक है, तो ऐसे आता है तो बड़ा ही आनंद होता है क्योंकि अलग अलग डेट है। ठीक है, और ये पूना पैक्ट आपको डेट के साथ ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। आजकल ये डेट के साथ पूछ रही है, मतलब महीना और दिन के साथ। ठीक है, तो यहाँ तो ये आराम से एलिमिनेट हो जाएगा। सबसे पहले 31 आ जाएगा सविनय अवज्ञा आंदोलन, उसके बाद 31 आ जाएगा, फिर 32, फिर 42, क्रिप्स मिशन 1942। ठीक है, सबसे ज़्यादा कठोरपन कब होता है? जब चारों चीज़ें 1931 की दे रखी हैं और उनमें से जो है मंथ अलग करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान के किस में पर्यावरण संरक्षण एवं संवर्धन तथा वन एवं वन्य जीवन की रक्षा के प्रावधान जो है किए गए हैं? तो एक गांधीवादी सिद्धांत है, कुछ दिन पहले ही पढ़ाया था, 43 का ए गांधीवादी सिद्धांत है। तो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में तो है ही है ये, और मूल कर्तव्यों में भी है इस तरह का एक क्लॉज। ठीक है, तो ए और बी दोनों हो जाएगा सी इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 49 पर आ जाइए। पंचायतों के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है? देखिए 50% सीटें अनुसूचित जाति और जनजाति की महिलाओं के लिए आरक्षित हैं। 50% कुछ ज़्यादा नहीं हो गया? ग्राम सभा एक निकाय है जिसमें गांव के रहने वाले सभी लोग होते हैं, सभी। मध्यवर्ती स्तर पर एक पंचायत होगा। 3 स्टेटमेंट है, कौन सा करेक्ट है इसमें? मध्यवर्ती स्तर पर एक पंचायत होगा, ये तो सही है। देखिए ग्राम सभा एक निकाय है जिसमें गांव के सभी लोग नहीं होते, इसमें होते हैं जो पंचायत, जिनका नाम होता है पंचायत नामावली में, नियमावली में जिनका नाम होता है, मतलब निर्वाचित जो होते हैं वो होते हैं। तो गलत है ये वाला।
दो से ही कट जाते सारे, ये नहीं होता, ये नहीं होता, ठीक है। पहला वाला भी गलत है, 33% होना चाहिए, ठीक है। गलत गलत, केवल तीसरा वाला करेक्ट। तो इसका आंसर क्या हो जाता, 3। तो ये कुछ प्रश्न हैं जो पहले पूछे गए प्रीवियस ईयर के, ठीक है, इनकी प्रैक्टिस कर ली, तो इनको एक बार देख लेना। अगले टेस्ट में इसी के आगे से कंटिन्यू करेंगे, मतलब जब भी होगा इस तरह के प्रीवियस ईयर वाला। धन्यवाद।